सपने तो कई होते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, लेकिन इन्हें कैसे पूरा करना है इसके लिए ज़रूरी है सही समय से पैसे की बचत शुरू करना और फिर उस पर अच्छा रिटर्न पाना। योर मनी में हमारी कोशिश होती है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको हर अहम जानकारी देना, जिससे आपके सपने बड़ी आसानी से पूरे हो सके। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान है लैटरप वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ। आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमें पहला सवाल भेजा है निर्मल बैनर्जी ने। इनकी उम्र है 32 साल और सैलरी है 30,000 रुपये हर महीना। और इन्होंने अगर इनकी लक्ष्यों के बारे में बात करूँ तो 5 साल बाद शादी इन्हें गाड़ी खरीदनी है, जिसके लिए इन्हें 4 लाख रुपए चाहिए। 10 साल बाद घर खरीदने के लिए इनको चाहिए 80 लाख रुपए। रिटायरमेंट के लिए इन्हें चाहिए 28 साल के बाद लगभग 1.5 करोड़ रुपए। अब इनकी इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने एसआईपी शुरू की हुई है कुछ 4 फंड्स में, और मेरे ख्याल से 4 ही यहाँ पर अच्छे खासे लार्ज कैप का मिक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बनाया हुआ है। इसके आगे अगर हम कुछ और फंड्स की बात करें तो इनके पास फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड भी है और एफटी इंडिया फीडर फंड्स जैसे इन्होंने निवेश किया हुआ है। लेकिन एलआईसी की बात करें तो एलआईसी जीवन आनंद, एलआईसी न्यू जीवन रक्षा और एलआईसी का एंडोमेंट प्लान इनके पास है। और साथ ही इन्होंने डेट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और ख़ास तौर से अपने रिटायरमेंट के लिहाज से ये एनपीएस में डालते हैं 60,000 रुपये महीना, आरडी में डालते हैं 5,000 और साथ ही पीपीएफ में भी ये निवेश करते हैं। अब इनका सवाल है कि इनका पोर्टफोलियो सबसे पहले तो कैसा है और क्या एएलएसएस में सालाना 24,000 रुपये ये डालना चाहते हैं, क्या ऑप्शन ये है सही है या नहीं। चलिए करते हैं यहाँ पर अब इनके पोर्टफोलियो के एनालिसिस। तो मेरे ख्याल से हम पहले कवर पे आते हैं, प्रोटेक्शन पे आते हैं, जो कि एक टर्म प्लान है। राघवेंद्र जी, साफ तौर पे इनके पास एक टर्म प्लान नहीं है, तो आप कौन सा टर्म प्लान इनको रेकमेंड करेंगे और कितने का? तो इनकी उम्र अभी कुछ 32 साल है और कुछ 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इनकी आय को देखते हुए करीब इनको 40 से 50 लाख रुपए का टर्म कवर ले लेना चाहिए। क्योंकि इनके पास, जैसा आपने बताया कि इनके पास एलआईसी की कुछ पॉलिसीज़ हैं, पर सब मिला के सिर्फ 2 लाख रुपए का कवर है, जो कि सफिशेंट नहीं है। अगर इनको कुछ होता है तो इनकी फैमिली के पास प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। और 50 लाख का कवर भी अगर आप देखें तो 32 साल की उम्र के लिए जो आदमी ले रहा है कवर, उसको शायद 10 से 12 हज़ार रुपये में सालाना अगर देता है तो उसको कवर मिल जाता है 25 से 30 साल के लिए। तो ये एक सही एज है कवर लेने के लिए। और 50 लाख अभी लें और फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती है थोड़ा बहुत कवर ऐड कर सकते हैं, 1.5-2 करोड़ रुपए तक का कवर ऐड कर सकते हैं। इनके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि पीएसयू बैंक में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है कि पेंशन वगैरह के लिए इनको एनपीएस में अभी शुरू से ही निवेश करते जा रहे हैं और अगले 20 साल तक निवेश करते रहेंगे, तो वो एक अच्छी रकम इनके पास हो जाएगी, जिससे इनको पेंशन जो रिटायरमेंट ईयर्स के दौरान इनको मिल जाएगी। एक जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी तकलीफ़ यही रहती है कि इनके पास पेंशन के लिए कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड तो हो जाता है पर पेंशन नहीं क्रिएट होती है। जहाँ तक इनका पोर्टफोलियो का सवाल है, इन्होंने अगर हम इंश्योरेंस पर ही थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो बाकी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं? देखिए, पॉलिसीज़ जो हैं, जो जीवन आनंद है या जीवन रक्षा है या एंडोमेंट प्लान है, ये सब में करीब 7 से 8% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलता है और वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि पॉलिसीज़ जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो वो पॉलिसीज़ जो रखी हुई है इन्होंने सारी ट्रेडिशनल प्लान से, तो उससे निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं इनके पास, तो उसका प्रीमियम देते रहना चाहिए इनको और वो बरकरार रखना चाहिए। गोल्स पर आते हैं, इनके शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी है, कितने पूरे हो पाएंगे और कितने नहीं? हाँ, नहीं, इनके गोल्स, एक जो अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि इनकी सेविंग्स का करीब 50 से 60% पैसा ये सेव कर रहे हैं। बिल्कुल। और 30,000 इनको हाथ में मिलता है, इनको करीब 12,000 रुपये की एसआईपीस कर रहे हैं और 5,000 रुपये के आसपास का ये रेकरिंग डिपॉजिट कर रखा है इसीलिए क्योंकि शायद इनके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट अभी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये है, ये इसीलिए इतना बचा पा रहे हैं और निवेश भी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। पर मैंने ये देखा है कि अगर इन्वेस्टर अपना 30 से 40% अपना जो भी उसकी आय मिल रही है अगर उसको सेव करते रहता है तो, और वो बरकरार रखता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उसके लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ते हैं, पर अगर वो 30-40% सेव कर रहा है तो वो जनरली सेफ रहने वाला है।
उसको कोई परेशानी नहीं आएगी कि उसको रिटायरमेंट के लिए पैसे कम नहीं पड़ेंगे या उसको लाइफस्टाइल में अपनी तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो सेफ जोन में हैं अभी। और जो इन्होंने फ़ंड सेलेक्ट किए हैं वो अच्छे सेलेक्ट किए हैं काफ़ी, और सारे के सारे फ़ंड्स, तो मैं उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना चाहता। इन्होंने जो फ़ंड्स लिए हुए हैं, ICICI फोकस ब्लू चिप लिया हुआ है, बैलेंस्ड फ़ंड लिया हुआ है ICICI का, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी बहुत अच्छा फ़ंड है उन्होंने लिया है, बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी एक फिक्स्ड इनकम का फ़ंड है जो इन्होंने लिए दे रखा है। और सेम फंड हाउसेस के मेरे ख्याल से दो फंड्स हैं। हाँ जी, तो ये ठीक होगा? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि फ़ंड हाउसेज में हर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ना कोई फ़ंड बना रखा है। तो अगर एक फ़ंड हाउस के 2 फंड ले रखे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। हाँ जी, हाँ जी, ये ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि एक ही फ़ंड मैनेजर अगर दोनों फंड्स को मैनेज कर रहा है तो उनको एक रियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि 4-5 फ़ंड हाउसेज हों, पर जो उन्होंने फ़ंड सेलेक्ट किए हैं और जो फ़ंड हाउसेज ले रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप ये कंटिन्यू रखिए। इन्होंने एक US अपॉर्चुनिटी फ़ंड भी लिया है, जो कि एक असाधारणतया लोग जो हैं खाली इंडियन इक्विटीज़ में डालते हैं। इन्होंने एक समझदारी का काम ये किया है कि थोड़ा सा एक US इक्विटीज़ में भी निवेश कर रहे हैं, तो उनको एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही मेरे ख्याल से ये टैक्स के लिहाज से ELSS भी कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो कौन सा ELSS करें फिर? तो ELSS में मैं इनको 2 ELSS के नाम बता देता हूँ। एक तो एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो कि ELSS है, और एक ICICI प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान है। तो ये दोनों प्लान्स को चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी SIP चालू कर दें, क्योंकि 1 लाख रुपये में अगर उनका 1 लाख रुपया निवेश पूरा नहीं हो रहा है तो वो ELSS को चूज़ करें अपने। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने टारगेट तो सेट किया हुआ है करीब 1.5 करोड़ का, लेकिन जो टाइम होराइजन इन्होंने सेट किया है, आपको लगता है 1.5 करोड़ ठीक है या नहीं? इनको और? हाँ जी, तो इनका जो इन्होंने 30,000 रुपये की जो आय है इनकी, और अगर मैं सोचूं कि 12-15 हज़ार रुपये का अभी एक्सपेंस कर रहे हैं और इनकी आय बढ़ने ही वाली है, अभी तो बहुत यंग है, तो हमारे हिसाब से इनको कुछ 7 से 8 करोड़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए आफ्टर 28 ईयर्स, 28 साल के बाद। तो ये रकम बहुत ज़्यादा लगती है, पर इनके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी काम कर रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड में भी इनका काफ़ी पैसा जुड़ेगा। फिर NPS जो कर रहे हैं उससे इनको एक इनकम मिलेगी, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी उससे भी उनका घर का खर्चा चलेगा। तो अगर नेट हमने हिसाब कुछ लगाया कि इनको करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास तो चाहिएगा ही चाहिएगा, बिसाइड्स हिज प्रोविडेंट फंड और NPS। तो 4 करोड़ के लिए अगर ये सिर्फ 8,000 रुपये की SIP करते हैं और हर साल 10% से बढ़ाते जाएं, तो इनका ये 4 करोड़ रुपया तैयार हो जाता है इन नेक्स्ट 28 ईयर्स। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिहाज से आपको लगता है कि ये अचीवेबल हैं? हाँ जी, इन्होंने गोल्स काफ़ी रीजनेबल बना रखे हैं। कार का गोल बना रखा है 4 लाख रुपए का। मेरे ख्याल से बैंक में काम करते हैं, इनको सस्ते ब्याज पर लोन मिल सकता है, तो 2 लाख रुपये अपना जोड़ लें। 2,500-3 हज़ार रुपये की SIP करते रहेंगे तो अगले 5 साल में जुड़ जाएगा वो 2 लाख रुपया। और 2 लाख का बैंक का लोन ले लें जिसमें कि उनकी EMI कुछ 4,000 रुपये की आएगी, तो 2,500 रुपया वो और प्लस 1,500 अपनी जेब से डालना पड़ेगा, तो इनकी कार इनके पास आ सकती है। अच्छा, 10 साल के बाद इनको अपने लिए घर खरीदना है और जिसके लिए इनको चाहिए होंगे 80 लाख रुपए। लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि 80 लाख तब की कीमत बता रहे हैं या अब की, तो मेरे ख्याल से अभी की ही बता रहे हैं। 10 साल के बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ जी, तो कम से कम 8% का भी अगर आप इन्फ्लेशन का रेट पकड़िए रियल एस्टेट, क्योंकि एक ऐसी स्टेज पर आ गया है कि अभी वो जो 15-20% की जो हमने ग्रोथ देखी थी पिछले 10 साल से, वो तो नहीं आने वाली है। तो कम से कम ये है कि 8% से भी ग्रोथ अगर पकड़ेंगे तो अगले 10 साल में इनको 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो उसके लिए भी इनको इन्हीं फंड में बने रहना चाहिए। हाँ जी, बना रहना चाहिए। और इनके जो करीब 12-13 हज़ार रुपये तो ऑलरेडी सेव कर रहे हैं, तो इनका जो हिसाब हमने लगाया है, तो ये इनकी अभी जो SIPs कर रहे हैं इनसे इनके सारे गोल्स मीट हो सकते हैं। अभी ये ज़रूर है कि उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी एडुकेशन और मैरिज के खर्चे होंगे, तो उन सब के लिए अभी इसमें प्रोविज़न नहीं है। पर उम्मीद यही करी जा सकती है कि जैसे जैसे साल गुजरेंगे इनकी आय बढ़ेगी तो ये ज़्यादा सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए निर्मल, तो अभी तक आपने जो अपने लिए पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपने गोल्स के हिसाब से, वो बिल्कुल ठीक है। आपको बस निवेश करना है, यानी लगातार SIP करते रहें और अपने निवेश को हर साल बढ़ाएं लगभग 10% के हिसाब से। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वक्त से पहले रिटायरमेंट और ऊपर से लक्ष्य बड़े बड़े और निवेश कम, कैसे सुधरे फाइनेंशियल प्लानिंग, जानिए इस ब्रेक के बाद।
योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सटीक सलाह। मेरे साथ बने हुए हैं राघवेंद्र नाथ। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। पवन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार पवन जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मैम मैं बाड़मेर से बोल रहा हूँ जी। मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ। हाँ हाँ। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं 20 साल की सर्विस के बाद मैं 2016 में रिटायर हो जाऊंगा। 39 ईयर्स सर्विस जी जी। और ऑलमोस्ट मेरे पास 15 लाख रुपए और 15,000 पेंशन बनेगा मेरा। अभी मेरा पीएफ में कंट्रीब्यूशन है 8,000 का और मैंने टर्म इंश्योरेंस किया 55 लाख का बाहर से अलीजा का। एक्चुअली मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के संदर्भ में जानना चाहता था कि मेरे बच्चे अभी 12, 10 और 5 साल के 3 बच्चे हैं और वाइफ हैं। तो अपना घर है और जमीन भी है, 10-12 लाख का जमीन है। तो मुझे कैसे प्लान करना चाहिए अपने बच्चों के लिए एजुकेशन और उनके उसके लिए मैरिज वगैरह के लिए? आपने कहा आपके पास 10-12 लाख की जमीन है। हाँ जी, 2 लाख की जमीन है, मैंने ली हुई है। और मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता हूँ। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। एचडीएफसी टॉप 200 में 1,000 डालता हूँ और एक बैंक का आरडी 1,000 का। ठीक है, चलिए तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी का गोल आप अचीव कर पाएंगे या नहीं जानते हैं राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी ये भी एयरफोर्स में ही है, तो सबसे पहले इनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। क्या इनको वाकई मेजर चंक अपने प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस के लिए अलॉट करना चाहिए, या आपको लगता है कि चूंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब में है, एयरफोर्स में है, सो ये ऑलरेडी कवर्ड होंगे? ये 55 लाख का जो इनका इंश्योरेंस इन्होंने लिया है वो तो अच्छा है, क्योंकि एयरफोर्स का जो इंश्योरेंस है आई एम नॉट श्योर कि ये जब रिटायर हो जाएंगे तब ये कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। जब सर्विस में है तब तो इनको अच्छा इंश्योरेंस कवर रहता है। पूछ लेते हैं पवन जी, आपने ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्या ये रिटायरमेंट के बाद भी लागू रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी? ये मैंने बाहर से लिया हुआ है, ये बाहर का है, ये कंट्री चलता रहेगा। और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस आपका बंद हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद। पवन जी, आपका एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस बंद हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद? हाँ जी बिल्कुल, 25 लाख है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए इनको 56 लाख तो चाहिए। और क्योंकि ये 39 ईयर्स के हैं और इनके पास 15 लाख रुपए आने हैं, तो इनको कुछ ना कुछ काम करने की शायद ज़रूरत पड़ेगी और इनको करना चाहिए कुछ ना कुछ काम अगर प्रोडक्टिवली, क्योंकि 3 बच्चे हैं। हम तो इनका बहुत छोटा छोटा हिसाब लगा रहे थे कि अगर 5 लाख रुपया एक बच्चे की एडुकेशन के लिए चाहिए तो इनको करीब 15 लाख रुपए चाहिए, और उसके लिए करीब इनको 5,500 रुपये हर महीना सेव करना पड़ेगा टू अचीव दैट गोल। ओके, और जहाँ तक इन बच्चों की शादी का सवाल है, अगर 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा पकड़ें आज की तारीख में, तीनों बच्चे का तो 15 लाख उधर भी लगा लें, तो उसके लिए 4,000 रुपया और चाहिए। तो कुछ 9,500 रुपया अगर ये हर महीना सेव करेंगे तो उनके बच्चों के गोल्स पूरे होते हैं। और इनको क्योंकि पेंशन मिलनी है, 15,000 रुपये मिलने हैं और 5 लोगों का फैमिली है, तो उसमें बचत की उम्मीद थोड़ी कम ही लगती है मुझे। आजकल जैसी महंगाई चल रही है उसमें बचत होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इनको मैं एक तो सलाह ये दूंगा कि अभी 2 साल इनके पास एयरफोर्स के बाकी हैं और ये 2 साल में जितना सेव कर सकते हैं उतना तो करें कम से कम। और वो 15 लाख जो है उसको थोड़ा सा 2-4 लाख रुपया और बढ़ जाएगा तो अच्छा है। और जो भी वो पैसा 20 लाख रुपया आता है उसको 50% फिक्स डिपॉजिट्स में डाल दें। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, एसबीआई का या किसी का भी ले सकते हैं। और बाकी 50% है 7.5-8 लाख रुपया जो भी बचेगा वो इक्विटी में डालें, और वो 10 से 12 साल 15 साल के हिसाब से डालें उसको देखें ना। तो ये 2 चीज़ें इनको करनी ज़रूरी हैं, जिससे कि ये 20 लाख रुपया इनका कम से कम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं उसमें रिटर्न। और उसके बाद कुछ ना कुछ नौकरी ज़रूर ढूंढें, और जिससे कि जो भी सेविंग्स उससे हो सकती है उससे वो SIP करें। कौन कौन से फंड्स आप इनको सजेस्ट करेंगे? तो इनको मैं 4-5 फंड्स बता देता हूँ। एक ICICI प्रू का डिस्कवरी फंड है, मिड कैप फंड है, बहुत अच्छा कर रहा है। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है जो कि एक डाइवर्सिफाइड फंड है। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है जो कि एक मल्टी कैप फंड है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज है जो कि अगेन स्मॉल एंड मिड कैप फंड है। और एक रिलायंस का गोल्ड सेविंग फंड बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि अगर इनकी डॉटर हैं और उसके लिए शादी के लिए थोड़ा जोड़ना है तो 1,000 रुपये के हिसाब से कुछ कर सकते हैं उसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा पवन जी। योर मनी पर दी हुई सलाह पर आप ज़रूर काम करना शुरू करें।
आगे बढ़ते हैं, लेते हैं यहाँ पे अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पे गिरीश ने हमें अपना सवाल भेजा है और ये एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए ये पैसे जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोन कम से कम हो और कागजी कार्रवाई भी कम से कम हो। यहाँ पे लोन लेने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे मिलेगा पूछ रहे हैं, साथ ही क्या आसान शर्तों के साथ कोई लोन इन्हें मिल पाएगा। फंडिंग को लेके बेसिकली इन्होंने ये सवाल हमें भेजा है और योर मनी पर हम तमाम तरह के सवाल लेते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गिरीश के लिए क्या सलाह बनती है? देखिए, नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो इनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो है नहीं, और बैंक किसी बैंक के पास जाते हैं तो उनको पहले बिज़नेस में क्या प्रॉफिटेबिलिटी आने वाला है, कैसा चल रहा है बिज़नेस, जब तक वो ट्रैक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश नहीं होता है बैंक वो बिज़नेस के भरोसे लोन नहीं दे सकता है। तो इनके पास सबसे आसान, सबसे सही सलाह यही है इनके लिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हाई रिस्क भी है क्योंकि किसी इंपोर्टर पर डिपेंडेंट होंगे। तो ये अपने या तो फ्रेंड्स या रिलेटिव से थोड़े बहुत लोन लें, या अगर इनके पास अपना कुछ घर है या ज्वेलरी है जिससे जो कि मॉर्गेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बैंक से पर्सनल लोन ले लें और 1-2 साल के लिए लेके उससे अपना बिज़नेस चालू करें। और बिज़नेस एक बार सक्सेसफुल हो जाता है, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड हो जाता है, तब ये बैंक के पास जाके कुछ एक्सपोर्ट फाइनेंस या कुछ कर सकते हैं। इनके 2-4 क्लाइंट्स भी अगर तैयार हो जाएंगे जो कि वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट LC जिसको बोला जाता है, अगर वो रेस करेंगे उसके बेसिस पर बैंक इनको फाइनेंस दे सकता है। तो 1-2 ट्रांचेज अगर इनके ट्रांजेक्शन्स हो गए एक्सपोर्ट के सक्सेसफुल और इनको पैसा आ गया, तो फिर बैंक्स जो हैं इनको आराम से दूसरा लोन दे सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को के अगेंस्ट। चलिए, तो यहाँ पर जल्द से जल्द आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गिरीश, यहाँ योर मनी ने आपको हेल्प करने के तमाम सुझाव दे दिए हैं। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पैसे का मोल सबके लिए अलग अलग होता है। एक स्टूडेंट के लिए अच्छे करियर के लिए पैसे जोड़ना अहम होता है, तो वहीं एक युवा शादीशुदा कपल के लिए घर गाड़ी खरीदना प्राथमिकता होती है। जाहिर है पैसे की ज़रूरतें सबके लिए अलग अलग होती है और इसको सही दिशा में ले जाने के लिए ज़रूरी है सही फाइनेंशियल रोड मैप। तो पहली बार कैसे शुरू करें इन्वेस्टमेंट और कौन से चुने फंड, बता रही है राशि माहेश्वरी। राशि, बताए कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कविता, जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो वो किसी भी उम्र का हो सकता है और उसकी उम्र के हिसाब से उसके लक्ष्य, रिस्क और कितने समय के लिए उसको पैसे जोड़ने हैं, ये सब निर्भर करता है। तो अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो जाहिर है यहाँ आप लंबे समय के लिए पैसे लगा सकते हैं और साथ ही ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, यानी ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न। आपके लिए सबसे बेहतर यहाँ पर होगा कि आप एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय में रिटर्न बढ़िया मिलता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। ये एक सस्ता और सिंपल ऑप्शन है जहां इंडेक्स के कॉम्पोजिशन यानी सेंसेक्स और निफ्टी के कॉम्पोजिशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। वहीं अगर आप एक मिडिल एज्ड इन्वेस्टर हैं, यहाँ पर जाहिर है इस उम्र में आपके जो गोल्स होंगे वो रिटायरमेंट या फिर बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे होंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूरी है कि आपके पास बैलेंस फंड हो, हाइब्रिड फंड हो, इस टाइप के आपके पास म्यूचुअल फंड हो और इन्हीं टाइप के फंड से आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें जहां डेट कंपोनेंट भी शामिल होगा। यहाँ पोर्टफोलियो आपका पूरी तरह से बैलेंस्ड होगा जिसमें डेट और इक्विटी दोनों शामिल रहेंगे। जहां आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर से बेहतर रिटर्न मिलेगा, वहीं डेट में इन्वेस्टमेंट से आपको हेजिंग का फायदा मिलेगा। इस समय आप टैक्स प्लानिंग के लिए ELSS भी चुन सकते हैं और एक डेट इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के लिए आप लिक्विड फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है रिटायर्ड उम्र की। जाहिर है उम्र के इस पड़ाव में आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित तौर पर इनकम चाहिए रहती है और इस समय लंबी अवधि के लिए आप MIP यानी मंथली इनकम प्लान जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं। वहीं FMPs और लिक्विड फंड में पैसे भी लगा सकते हैं जिससे आप इमरजेंसी के समय अगर आपको
कभी भी पैसे निकालने हैं तो आप इन फंड्स के थ्रू आप इसको कभी भी निकाल सकते हैं। रिडेम्पशन टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पर आपने पोर्टफोलियो तो बना लिया है, लेकिन यही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। जो पोर्टफोलियो बनाया है ज़रूरी है समय समय पर आप इसकी समीक्षा करें, ज़रूरत के हिसाब से फंड को बढ़ाएं, फंड को घटाएं, और पोर्टफोलियो पर लगातार नज़र बनाए रखने से आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा और रिटर्न के लिए भी यहाँ पर आपको बेहतर और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी फ़ायदा पूरी तरह से आपका ही होगा। जी शुक्रिया राशि इन तमाम जानकारी के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आज समय निकाल कर शो का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।